नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए मार्च के लास्ट वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल का मतलब है क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। किस टाइप के क्वेश्चंस अंदर आपसे डिस्कस होंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पहला स्टेट अभी ऐसा भारत का बना है जिसने साइन लैंग्वेजेस में जो लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया, मतलब उसका ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। कौन सा ऐसा राज्य है उसकी चर्चा होगी। और इंडिया की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इस बार क्या रही उसकी बात करेंगे। पीपीपी मॉडल के माध्यम से, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है उसके माध्यम से ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भारत में सेटअप हुआ। किस सिटी में सेटअप हुआ है उसकी बात होगी। और 59th नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड अभी रिसेंटली में अनाउंस किया गया कि इनको दिया जाएगा। वो कौन है, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उन किस कार्य को रिकॉग्नाइज किया गया, वो सभी बात करेंगे। नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी को अभी किसी ने इनिशिएट किया है, किस राज्य ने किया उसकी बात होगी। और लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट डेज जो अभी रिसेंटली में बने हैं उनको भी रिवाइज करेंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है पंजाब से। पंजाब राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर यूनिकैमरल असेंबली है, मतलब वहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो उनकी जो विधानसभा है वहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है किसी राज्य में जहाँ पे साइन लैंग्वेजेस के माध्यम से जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको वहाँ पर ब्रॉडकास्ट किया गया है। तो पहली पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी जिसने साइन लैंग्वेजेस के माध्यम से ब्रॉडकास्ट किया है, जिससे कि जिनको सुनाई नहीं देता वो भी प्रोसीडिंग को समझ सके कि क्या वहाँ पर चल रहा है। पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। ध्यान रखिएगा, इनकी जो मिनिस्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है बलजीत कौर, उनके द्वारा इस प्रोसीडिंग के लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए अभी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से रिलेटेड। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये बताती है कि देश में, भारत या किसी अन्य देश में लोगों की जो स्थिति है अलग अलग पर्सपेक्टिव से वो कैसी है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बताती है कि 147 कंट्रीज़ में हैप्पीनेस के मामले में भारत की 118th रैंक है। पिछली बार की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत की रैंक 126 थी, लेकिन इस बार की रिपोर्ट में भारत की रैंक 118 है। अभी भी काफ़ी कम है लेकिन पिछली बार के हिसाब से काफ़ी बेहतर बताई जा रही है। भारत की जो दुनिया के कंपेयर में अगर देखा जाए तो ये जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो भारत की ऐसी क्यों है, मतलब बाकी अन्य पड़ोसी देशों की भारत की बात करेंगे तो सभी की रैंकिंग भारत से लगभग बढ़िया है। अफ़गानिस्तान को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। तो भारत की रैंक क्यों है, क्योंकि यूक्रेन और इज़राइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट रशिया के साथ चल रहा है और इज़राइल का हमास के साथ चल रहा है, उससे भी भारत के कई फील्ड में इफ़ेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से इस रिपोर्ट में भारत की जो सक्सेस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं आपको दिख रही होगी। अगर टॉप पोजीशन की बात करें तो फिनलैंड कई बार लगातार, लगभग 8वीं बार यहाँ पर हो चुका है कि लगातार ये पहली पोजीशन पर बना हुआ है। फिनलैंड यूरोपियन कंट्री है जो कि पहले पायदान पर लगातार 8वीं बार यहाँ पर रहा है। इस मैप के माध्यम से अगर आप देखना चाहें तो यूएस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट देश हम इसको मानते हैं जीडीपी के माध्यम से, तो ये 24th रैंक पर रहा। और अगर भारत एशिया का एक पार्ट है, इसी प्रकार से यूएई भी एशिया का पार्ट है। यहाँ पर यूएई की रैंक 21st रही। फिनलैंड पहले पोजीशन पर रहा जो कि यूरोप का एक कंट्री है, और यूरोप का एक दूसरा कंट्री है यूके, ये भी 23rd रैंक पर रहा। यूके 4 देशों का संगठन है, ठीक, जिसमें सबसे बड़ा ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, ठीक। कोस्टा रिका
जो कि 6th पोजीशन पर रहा है। तो ये कुछ आप यहाँ पर इवोल्यूशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया भारत में और नेशनल और इंटरनेशनल जो भी मैचेस होती हैं उनको संचालित करने का काम इनका होता है, हॉकी इंडिया का। तो हॉकी इंडिया के द्वारा बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड अभी रिसेंटली में, जिसको बेस्ट मेल प्लेयर भी कहा जाता है, बलबीर सिंह जी के नाम पर दिया जाता है। तो बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड में बेस्ट मेल प्लेयर जो 7th एनुअल अवार्ड होते हैं उसमें हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। हरमनप्रीत सिंह ये भारतीय मेंस हॉकी टीम के कैप्टन हैं। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारत की टीम के लिए बेहतर परफॉर्मेंस किया और भारत ने वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उसमें इनका भी एक अहम योगदान है। इसीलिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरमनप्रीत सिंह इनका नाम है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है वुमेन्स में, मतलब फीमेल में, फीमेल बेस्ट प्लेयर कौन? बलबीर सिंह सीनियर में जो हॉकी इंडिया ने अभी दिया वो किसको मिला है? वो सविता पुनिया को मिला है। ये गोलकीपर है, फॉर्मर कैप्टन है वुमेन जो हॉकी टीम है उसकी, और इन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और भारत ने उसमें मेडल नहीं प्राप्त किया था, लेकिन भारत की पोजीशन 4th रही थी। तो 4th पोजीशन में भी रखने में सविता पुनिया ने बेहतर रोल अदा किया। इसीलिए इनकी ये अचीवमेंट को देखते हुए इनको बेस्ट फीमेल प्लेयर बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड्स में, जो कि एनुअल अवार्ड होते हैं हॉकी इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, उसमें मिला है। इनकी बात करें तो ये 300 इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुकी हैं। ठीक, और बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको बलबीर सिंह ट्रॉफी में प्राप्त हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। बेस्ट प्लेयर भी और बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर भी। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को दुनिया में अलग अलग साइट्स को कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए उनको हेरिटेज लिस्ट में डालती है। भारत की 42 साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में डाला गया, परमानेंट लिस्ट में। लेकिन उसी के साथ साथ यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट भी जारी करता है, मतलब वो लिस्ट वो साइट्स जिनको आगे चल के वो अपनी परमानेंट लिस्ट में डाल सकता है, उसके लिए वो टेंटेटिव लिस्ट बनाता है। तो भारत की भी अभी एक नए अपग्रेडेशन इन्होंने लिस्ट में किया है। भारत की अब टोटल 62 साइट्स हो चुकी हैं जो कि टेंटेटिव लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यूनेस्को के द्वारा इंक्लूड की जा चुकी हैं। अभी रिसेंटली में 6 साइट्स ऐसी थी जिनको रिसेंटली में इंक्लूड किया गया, इसी से नंबर 56 से 62 हो चुका है। ये 6 साइट्स कौन सी हैं जो यूनेस्को ने अभी टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया है? उनका है कांगेर वैली नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ में है, और मुदमल मेगालिथिक मेनहिर ये तेलंगाना में है, अशोकन इंस्क्रिप्ट साइट जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये मौर्यन रूट्स में फैली हुई हैं, और 64 योगिनी टेम्पल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा में है। इनको भी अभी रिसेंटली में टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया। गुप्ता टेम्पल्स जो कि नॉर्थ इंडिया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में है, इनको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया। पैलेसेस फोर्ट ऑफ बुंदेलास जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड रीजन में, उन दोनों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में पाए जाते हैं, इनको भी टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया। इसी से भारत की जो टेंटेटिव लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की वो 62 हो चुकी है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, पीपीपी मॉडल के माध्यम से ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को, जो कि इंडिया का पहला है, इसको अभी किस सिटी में लॉन्च किया गया? तो ये इंदौर वो सिटी भी है जो कि स्वच्छता के मामले में पहली रैंक पर कई सालों से बनी हुई है, और उसी के प्रोसेस में एक ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को भी इन्होंने पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से इम्प्लीमेंट किया है, और ऐसा करने वाला ये पहला सिटी बन चुका है। ध्यान रखिएगा, इंदौर के द्वारा ऐसा किया गया। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत इस कार्य को संचालित किया गया, इस कार्य को कंप्लीट किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें।
अगला क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली में तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है, तेलंगाना की गवर्नमेंट ने राजीव युवा विकासम स्कीम को लॉन्च किया, जिसका मेन मकसद है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, जिससे कि जो रोज़गार का जो प्रेशर है राज्यों में, जो सिस्टम में, उसको कम किया जा सके। अगर खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे जो यूथ, तो फिर आगे चल के वो रोज़गार की मांग नहीं करेंगे। इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए राजीव युवा विकासम जो स्कीम है, उसको तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है, तेलंगाना को जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, उनके द्वारा शुरू किया गया है। इसके लिए उन्होंने जो उनके अपने बिजनेसेस हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराएंगे, और इसके लिए उन्होंने बजट में 6,000 करोड़ रुपए उनको अलोकेट भी कर दिए। और स्टार्टिंग में 5 लाख यूथ्स को जो स्टेट के होंगे उनको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा। फाइनेंशियल एड के माध्यम से 3 लाख रुपए यहाँ पर अफोर्डेबल लोन के माध्यम से जो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले यूथ हैं उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इस स्कीम के माध्यम से, राजीव युवा विकासम स्कीम के माध्यम से, किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला, अभी रिसेंटली में आप सुन रहे होंगे कि जो सुनीता विलियम्स हैं, बहुत दिनों के बाद वो धरती पर आई हैं। लगभग 9 महीने वो स्पेस पर रहीं, 9 महीने से ज़्यादा स्पेस पर रहीं, और उसके बाद वो आई हैं धरती पर। तो फीमेल एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया कि सबसे ज़्यादा घंटे स्पेस में रुकने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, जिनका नाम है सुनीता विलियम्स। ध्यान रखिएगा, सुनीता विलियम्स, जिन्होंने 9 स्पेस वॉक्स अभी तक टोटल पूरे करियर में की हैं, और उन्होंने सेकंड हाईएस्ट, ये करने वाली है सेकंड हाईएस्ट बन चुकी हैं। 9 स्पेस वॉक से भी ज़्यादा, मतलब एक बार में वो 9 बार अभी तक जा चुकी हैं। लेकिन अगर इनकी बात करें तो इन्होंने टोटल, इनका जो टोटल टाइम है वो स्पेस वॉक का कितना रहा, तो इनका 62 आवर 6 मिनट एक स्पेस वॉक इन्होंने एवरेज इतना टाइम स्पेंड किया है। लेकिन सुनीता विलियम्स अभी रिसेंटली लास्ट स्पेस वॉक में चर्चाओं में आ गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने लगभग 9 महीने स्पेस में बिताए। 19 मार्च को इनको अर्थ में रिटर्न लाया गया, कुछ खराबी की वजह से वहाँ ये फंस गई थी, बाद में यहाँ से दूसरा क्रू गया और वो लेकर आया है। तो 19 मार्च को इन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया कि 9 स्पेस वॉक करने वाली और सबसे ज़्यादा घंटे स्पेस में रुकने वाली, सबसे ज़्यादा आवर स्पेस में रुकने वाली ये एस्ट्रोनॉट बन चुकी हैं। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, सुनीता विलियम्स, आप इनको देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 अभी किसे देने की अनाउंसमेंट की गई है, तो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। ये हिंदी राइटर हैं, इनको अभी ज्ञानपीठ अवार्ड 59th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित करने की अनाउंसमेंट की गई है। नई दिल्ली में जो ज्ञानपीठ अवार्ड सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने इनका नाम अनाउंस किया, और जो विनोद कुमार शुक्ला जी हैं ये पहले ऑथर बने हैं जिनको छत्तीसगढ़ से ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इनके काम की बात करें तो इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 1999 में मिल चुका है। वो थी दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए। और भी इनके कई काम थे, जैसे नौकर की कमीज़, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी, और साथ साथ सब कुछ होना बचा रहेगा, ये भी एक इनकी बेहतरीन पोइट्री का कलेक्शन में से एक है। ठीक, ये है, आप शुक्ला जी को देख सकते हैं। अगर ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो 1961 में इस अवार्ड को देने की अनाउंसमेंट की गई, मतलब इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन पहला अवार्ड 1965 में दिया गया मलयालम पोएट जी शंकर कुरूप को। उनका जो काम ओड्डा कुजल, उसके लिए इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ था उस समय पर। अगला क्वेश्चन, नए चेयरमैन इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के कौन बने हैं, तो नए चेयरमैन इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के अशोक सिंह ठाकुर बने हैं। कौन? अशोक सिंह ठाकुर, नाम इनका ध्यान रखिएगा, 3 साल तक आगे ये काम करेंगे। अगला, अभी रिसेंटली में गवर्नमेंट ने नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट
कहाँ पर इस्टेब्लिश करने की अनाउंसमेंट की है? तो नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा हरियाणा के गोरखपुर में इसको इस्टेब्लिश करने की अनाउंसमेंट की है। इस पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से 2800 मेगावाट जो कैपेसिटी है वो उस इतनी एनर्जी का यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा। और ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये हैवी वाटर और साथ साथ कूलेंट मॉडरेटर से के माध्यम से नेचुरल यूरेनियम का यूज़ करके जो ऊर्जा का उत्पन्न है, ऊर्जा को जो डेवलपमेंट है वो किया जाएगा। तो मतलब नेचुरली और साथ साथ इसमें हैवी वाटर्स और कूलेंट का यूज़ करके एनर्जीज़ को डेवलप किया जाएगा और नेचुरल यूरेनियम का यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यूरेनियम के कई आइसोटोप्स होते हैं, उनमें नेचुरल जो यूरेनियम है उसका यूज़ किया जाएगा हरियाणा में, हरियाणा के गोरखपुर में। अगला, स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम, ये स्कीम पहले ही लॉन्च की जा चुकी है 2015 में। 2015 में लॉन्च की गई और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जिसने जो इस पर कार्य कर रही है, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा अभी इसकी पुअर इम्प्लीमेंटेशन की ये जो रिपोर्ट है वो उसके लिए इनको क्रिटिसाइज़ किया गया, जिसकी वजह से चर्चाओं में रही है। इस स्कीम के माध्यम से ये कहा गया है कि जो टूरिज्म है उसको ऐसा डेवलप करेंगे कि वो किसी न किसी राज्य या सरकार के लिए बेनिफिट देगा। और ये 100% सेंट्रलाइज्ड फंडेड स्कीम है, लेकिन इसमें सेंटर पूरी तरीके से काम नहीं करता। इसमें स्टेट को भी इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है, उसको भी अपनी जो मेंटेनेंस अथॉरिटीज़ हैं उनको काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जिसका जो काम है काफ़ी स्लो चल रहा है। स्वदेश दर्शन स्कीम को जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वो काफ़ी बैड तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का कहना है। इसीलिए इस स्कीम ये स्कीम चर्चाओं में आ गई और ये 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। 100% सेंट्रलाइज फंडेड ये स्कीम है। इस समय पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म संभाल रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन, अभी किस कंट्री ने सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन को होस्ट किया है? मतलब सेंट्रल जो एशियन कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और उनको होस्ट किया है भारत ने। इसे 22 मार्च से 28 मार्च तक ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें जो यूथ कोऑपरेशन, कल्चर एक्सचेंज, स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक्स टाई अप इंडिया और सेंट्रलाइज्ड एशियन कंट्रीज़ के बीच में करने की फोकस रखी गई है। इसमें एशियन कंट्रीज़, सेंट्रलाइज्ड एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली में नेशनल कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो नेशनल कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी रिसेंटली में लॉन्च किया है। इसमें जो सिटीजन सेंट्रिक वर्क कल्चर यहाँ पर डेवलप करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि वो जो भी सेवाएं दे रहे हैं वो सिटीजन सेंट्रिक बनाए, जिससे कि सिटीजन्स को बेनिफिट मिल सके। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसे लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करें तो जाधव प्रताप राव गणपत राव इसके इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के इस समय पर सीईओ कौन बनाए गए? तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन बनाए गए हैं। शिव कुमार कल्याण रमन ये सीईओ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बने हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी ये जो इनिशिएटिव है ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी? तो सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा इस इनिशिएटिव को जो वाइल्ड लाइफ हेल्थ है उनको इम्प्रूव करने के लिए और जूनोटिक जो डिसीजेज होती हैं उनको बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए अभी नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी को शुरू किया गया, जिसको सेंट्रल जू अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ध्यान रखिएगा, ये
जो वाइल्ड लाइफ को होने वाली बीमारियां, होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनसे निपटने में जो कारगर प्रोसेस है उसको फॉलो करने के लिए इसे लॉन्च की गई है, इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, नेशनल वैक्सीनेशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 16 मार्च को हम नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। 1995 में इसी दिन 1995 में 16 मार्च को इसे अनाउंस किया गया था। 1995 में क्यों किया गया? क्योंकि पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंतर्गत पहला डोज ओरल पोलियो वैक्सीन का इसी दिन देना स्टार्ट किया गया, इसीलिए 16 मार्च को हम 16 मार्च 1995 से हम नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगला, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम 21 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम फॉरेस्ट एंड फूड रखी गई है। क्या? फॉरेस्ट एंड फूड। 21 मार्च को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हम 20 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम केयरिंग एंड शेयरिंग रखी गई है। ध्यान रखिएगा, केयरिंग एंड शेयरिंग। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टीबी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड टीबी डे हम 24 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी कि जो बैक्टीरिया होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये मार्च 24 1882 को डिस्कवर किए गए, जिसकी वजह से 24 मार्च को ही हम वर्ल्ड टीबी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट और डिलीवर रखी गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।